बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चंस को देख रहे थे, तो उसमें सबसे पहले एक केस स्टडी नंबर 1 से मुतालिक एक वज़ाहत करना ज़रूरी है। उसका जब सॉल्यूशन बनाया गया, तो उसमें एक गलती ये कर ली कि ग्रॉस सैलरी जो कंप्यूटेशन में लेनी चाहिए थी, वो लेनी चाहिए थी कॉलम नंबर 1 टोटल के कॉलम में वो थी 14,20,000 रुपए। तो वहाँ पर गलती से वो अमाउंट ले ली गई जो कि सैलरी क्रेडिटेड इनटू बैंक है 13,76,360। और ये हमारे भाई इश्तिहाक ने ये चीज़ हमें पॉइंट आउट की कि ये चीज़ जुनैद भाई गलत हो गई है। तो अब आप इस परेशानी में मत पड़िएगा कि क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी 14,20,000 है और उसे इनकम टैक्स कंप्यूटेशन की वर्किंग में 14,20,000 लिखना चाहिए था और 13,76,360 क्यों लिख दिया। तो ये एक गलती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, देखने में गलती हो गई, नीचे की फिगर उठा ली गई। तो अब आप इस फिक्र में मत रहें कि क्वेश्चन में ग्रॉस फिगर अलग है, कंप्यूटेशन में अलग है। कंप्यूटेशन का मकसद तो ये था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से हल करना है, एक दिए गए सिनेरियो में टैक्स कैसे वर्कआउट करना है। तो आप ये एज्यूम कर लें कि जो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन वर्किंग पेज नंबर 2 पे जो ग्रॉस फिगर ली गई है, वही क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। इन अदर वर्ड्स आप यूँ समझ लें कि ग्रॉस सैलरी 14,20,000 के बजाय 13,76,360 है। ये मत समझिएगा ये किसी फार्मूले से निकली नहीं, ये गलती है, 14,20 के बजाय 13,76 टाइप हो गई और आगे न्यूमेरिकल वैसे ही हल हो गया, तो बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन ये फिगर 14-20 के बजाय 13-76 आ गई, जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो एक तो ये क्लैरिटी करनी थी। उसके बाद आज हम केस स्टडी नंबर 2 देख रहे हैं। इसमें भी हमने इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस प्रोसेस करता है, टैक्स ईयर 23 के लिए हम वर्किंग देख रहे हैं। डॉक्टर खान इज अ फुल टाइम एम्प्लॉई एट आगा खान यूनिवर्सिटी। मुलाजिम है आगा खान यूनिवर्सिटी में डॉक्टर खान, एंड डूइंग अ जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बेसिक सैलरी 75,000 पर मंथ है, फिर मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंसेस हैं। ग्रॉस सैलरी 1 लाख बन जाती है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 लाख ग्रॉस सैलरी आ गई। और मेडिकल अलाउंस भी देखिए इसमें वर्कआउट हुआ है कि बेसिक सैलरी 75,000 थी, तो उसका 10% 7,500 मल्टीप्लाई 12 तो 90,000 रुपये बेसिक सैलरी भी आपको, मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी भी वर्कआउट करके आपको दिया हुआ है। अच्छा, फिर लीव इनकैशमेंट्स हैं, ग्रॉस सैलरी 15 लाख रुपए आ गई और कुछ इनकम टैक्स की विथहोल्ड डिडक्शंस बताई गई हैं, यूपीआई की डिडक्शन, और ये पैसे बैंक में क्रेडिट हुए हैं। तो ये तो एक सैलरी की एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद ये एक नोट लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, ये तो नया नोट है, वो मैंने हटा दी। अच्छा, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही हैज़ पेड, यानी कि डॉक्टर खान हैज़ पेड डोनेशन टू द इंडस हॉस्पिटल कराची 2 लाख थ्रू क्रॉस चेक। तो सेक्शन 61 के तहत आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपके क्लाइंट डॉक्टर खान के लिए। तो ये चीज़ इसलिए अहम है। और फिर उन्होंने आपको ये भी बताया कि मेरी एच बी एल के अंदर सेविंग्स हैं, तो वहाँ से मुझे 50,000 रुपये का बैंक प्रॉफिट मिला। ये 50,000 रुपये का बैंक प्रॉफिट मिला और उसके ऊपर 7,500 रुपये बैंक ने मेरा विदहोल्डिंग टैक्स काट लिया। अच्छा, सेक्शन नंबर 39 का क्या मतलब है? ये जो बैंक प्रॉफिट है अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आता है और सेक्शन नंबर 151 के तहत इस पे विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर खान डज नॉट हैव एनी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। डॉक्टर खान कोई भी बस यानी आगा खान यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी फुल टाइम यानी टीचर के तौर पे जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में भी बैठते हैं, पेशेंट्स को भी देखते हैं, लेकिन अपनी और लेक्चर्स देते हैं, लेकिन अपनी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहाँ हमने क्लॉज नंबर ये लिखा है, इसको हम आगे देखेंगे ये क्यों अहम है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर डॉक्टर खान हैज़ मेड वेरियस पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस। अब ये डॉक्टर खान ने जो भी पैसे कमाए, ज़ाहिर है उसको खर्च भी किया होगा। तो एक लमसम फिगर बता दी गई है कि 12 लाख रुपए उन्होंने आपको बताया कि टोटल मैंने खर्चा किया है ग्रॉसरीज का, यूटिलिटीज़ का, बच्चों की एजुकेशन वगैरह वगैरह। अब डॉक्टर खान की टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट करनी है। अच्छा, इनकम हम सैलरी हमारे पास मौजूद है, डोनेशंस की फिगर हमारे पास मौजूद है, इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर प्रॉफिट ऑन डेट हमारे पास मौजूद है, ये कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, ये भी बात हो गई, और उनके पर्सनल एक्सपेंसेस की भी हमारे पास डिटेल आ गई जो कि हम वेल्थ रिकन्सिलिएशन बनाने में हमें काम आएगी। तो इस गिवन सिनेरियो में एक दफ़ा सिनेरियो को हम देख लेते हैं, एक एक पेज पे चीज़ें आ जाएं ताकि हमारे सामने पूरा सिनेरियो आ जाए। तो ये सिनेरियो है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
देखें, ये 15 लाख रुपए इनकी ग्रॉस सैलरी थी। ये रही 15 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी, ये रही। ठीक है, तो हमने 15 लाख रुपए इनकी ग्रॉस सैलरी ली। उसके बाद 90,000 रुपए की मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन दे दी, तो 14,10,000 रुपए टैक्सेबल सैलरी आ गई। तो इनकी तो कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। तो जो इनकी टोटल इनकम है, टोटल और टोटल इनकम भी 14,10,000 आई। उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस भी कोई नहीं है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम भी 14,10,000 आई। तो इसका मतलब है 100% इनकम ही इनकी सैलरी इनकम है, राइट। तो अब हम और कुछ मतलब परेशानी नहीं है, कोई और इनकम ही नहीं है, सिंपल सी केस है। डॉक्टर खान की सैलरीड इंडिविजुअल हैं, 14,10,000 रुपये पे अब आप टैक्स वर्कआउट कर लें। तो हमने जाकर जब स्लैब लगाया, सैलरी का स्लैब लगाया, तो 12 लाख रुपए पे 15,000 टैक्स आता था, और 2,10,000 पे 12.5% के लिहाज से 26,250 का टैक्स आता था। तो 14,10,000 रुपये पे जो टैक्स वर्कआउट हुआ, नॉर्मल इनकम टैक्स कितना वर्कआउट हुआ? 41,250 रुपये। अच्छा, एक चीज़ अब आपको बता दूं कि ये जो हमने बात की थी कि ये एक आगा खान यूनिवर्सिटी में फुल टाइम टीचर का काम करते हैं और ये मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करते, इसका आगे हम क्लॉज इन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना है कि अगर कोई बंदा फुल टाइम टीचर हो और एक गिवन क्लॉज है जो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके क्राइटेरिया को मीट करते हो, तो उसकी जो भी नॉर्मल इनकम टैक्स बनता है उसमें से 25% की उसको अलाउंस मिल जाता है या डिडक्शन मिल जाती है। तो टैक्स रिडक्शन कितनी मिलेगी? 41,250 के 25% आप लेस कर देंगे। ये देखें, ये इनको अलाउंस मिला है। और ये एम्प्लॉयर ही जब एनुअल सैलरी एस्टिमेट करके टैक्स निकालता है, तो एम्प्लॉयर ही टैक्स को 25% से कम कर देता है और 75% की विदहोल्डिंग करता है। एम्प्लॉयर अपने एंड पर ही ये कर लेता है। और आखान के मुलाजमीन के साथ सबके साथ ये होता है। इसी तरह जिना हॉस्पिटल, JPMC, यहाँ पर भी JMP है, जो भी उसका मुखफ़्फ़ है। तो जिना हॉस्पिटल के अंदर भी जितने भी प्रोफेसर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनके साथ भी सबके साथ यही होता है। तो अब 41,250 इनका नॉर्मल इनकम टैक्स आया और टैक्स रिडक्शन 10,312 मिल गई। तो अब नॉर्मल इनकम टैक्स कितना आया? 41,250 में से 10,312 निकाल लें, तो 30,938 रुपये इनका एक्चुअल टैक्स बनता है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं है। और देखें, यही ये जो टैक्स है 30,938, ये इनको एम्प्लॉयर ने भी काटना चाहिए। हम देखते हैं एम्प्लॉयर ने कितना काटा है। ये देखें, एम्प्लॉयर ने भी यही वाला टैक्स काटा है, 30,938 ही काटा है एम्प्लॉयर ने भी। तो और टैक्स वर्किंग में भी यही आया। अच्छा, अब इन्होंने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि डोनेशन इन्होंने दी है, तो डोनेशन के ऊपर टैक्स क्रेडिट होगा। ये भी आज हम पढ़ेंगे कि डोनेशन के ऊपर टैक्स क्रेडिट क्यों निकालते हैं, इसकी क्या वजह है, कौन सा सेक्शन है। अच्छा, टैक्स क्रेडिट निकालने का तरीका ये होगा कि टैक्स रिडक्शन आपने निकाल ली, नॉर्मल इनकम टैक्स निकाला था, उनको नेट ऑफ करके आपने एक्चुअल में नॉर्मल इनकम टैक्स आ गया आपका 30,938। अब आप 30,938 को डिवाइड कर दें इनकी टैक्सेबल इनकम से, 14,10,000। तो इसका मतलब यह है कि इनको 2.1942% टैक्स अदा करना पड़ा अपनी सैलरी के ऊपर। अब इस 2.1942% को अप्लाई कर दें डोनेशन की रकम से, जो 2 लाख रुपए डोनेशन दिए थे, और इनको टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? 4,338 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स क्रेडिट कहते हैं जो टैक्स आपका वर्कआउट हुआ है, नॉर्मल इनकम टैक्स 30,938 इस गिवन सिनेरियो में, इसमें से एक रिडक्शन मिल जाएगी, इसमें से एक कमी मिल जाएगी, इसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो अब ये टैक्स क्रेडिट हो गया, इसको अब हमने लिख लिया। तो अब आप क्या करेंगे कि इनकी अगर हम कहें कि नॉर्मल इनकम टैक्स अब कितना आया, तो 30,938, इसमें से माइनस कर दें 4,388, ये आ गया। 30,938 माइनस कर दें 4,388, तो ये इनका नॉर्मल टैक्स आ जाएगा। और मजीद ये कि हम फाइनल टैक्स की इनकम भी हम ऐड कर लेते हैं। बैंक प्रॉफिट 50,000 आया था, 15% टैक्स कटा तो 7,500 आ गया। तो अब इस फिगर को हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। ए बी सी को हम नेट ऑफ करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पर नेट ऑफ कर दिया। एनटीआर का हमने कह दिया कि 30,938 में से माइनस कर दिया 4,388, और एफटीआर के टैक्स को हमने ऐड कर दिया। तो एक्चुअल इनका टैक्स चार्जेबल कितना आया? 34,050। तो ये इनको टैक्स अदा करना है।
और इनकी जो विदहोल्डिंग्स हुई हुई है 38,834 की हुई हुई है। ये कैसे हुई है? 30,938 तो इनके एम्प्लॉयर ने काटा है और बैंक ने कितना काटा है? 7,500। तो इनकी जो विदहोल्डिंग्स हुई हुई है वो एक्सेस हुई हुई है। तो रिफंडेबल कितना आ गया? 4,388 रुपये रिफंडेबल टैक्स आ गया। अगर आप गौर करें तो ये एम्प्लॉई है, तो इनकी जो भी सैलरी पे टैक्स बनता था वो तो एम्प्लॉयर ने काट लिया। तो इनका जो रिफंड आया वो क्यों आया वो आप देखें। एग्जैक्टली जो डोनेशन की वजह से इनकी वर्किंग में टैक्स क्रेडिट वर्कआउट हुआ है, ये वाला बी वाला 4,388 रुपये, एग्जैक्टली सेम अमाउंट इनका रिफंड निकल कर आ गया। तो ये इनकी वर्किंग भी मुकम्मल हो गई। इसको एट ए ग्लांस एक दफ़ा देख लेते हैं। 14,10,000 इनकी टैक्सेबल सैलरी थी, उस पे हमने पहले टैक्स वर्कआउट किया स्लैब के मुताबिक, 41,250 आया। फिर हमने फुल टाइम टीचर होने की वजह से 25% की इनको रिडक्शन दी, तो इनका जो एक्चुअल नॉर्मल इनकम टैक्स बना सैलरी पे वो बना 30,938 रुपये। उसके बाद एवरेज रेट वर्कआउट किया हमने, 30,938 को डिवाइड किया 14,10,000 से, तो 2.19 इफेक्टिवली इन्होंने टैक्स अदा किया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज रेट को डोनेशन की फिगर से, तो 4,388 रुपये का डोनेशन का टैक्स क्रेडिट इनको मिला। और एफटीआर का टैक्स भी हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने नेट ऑफ कर दिया 30,938 जो कि इनका नॉर्मल इनकम टैक्स था, फिर लेस कर दिया टैक्स क्रेडिट 4,388 और 7,500 रुपये ऐड कर दिया एफटीआर का टैक्स, तो इनका टैक्स चार्जेबल आ गया 34,050 रुपये। और जो टैक्स एम्प्लॉयर ने और बैंक ने डिडक्ट किया था वो हमने लेस कर दिया, तो इनका इनकम टैक्स रिफंडेबल आ गया 4,388 रुपये। अब हम आगे आते हैं, इनकी वेल्थ रिकन्सिलेशन के कुछ एक्सट्रैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इनकम फ्रॉम एनटीआर। अच्छा, ये आईआरएस के जो ऊपर भी कुछ रेड कलर में कोड्स डले हुए हैं, वो आपका जो वेब पोर्टल है आईआरएस वहाँ के कोड डले हुए हैं, ताकि अंदाज़ा हो कि ये फिगर्स कहाँ पे डाली जाती हैं। क्योंकि आपका काम ये होगा कि आप इस पेपर का प्रिंट निकाल के आईआरआईएस पे जाकर इन तमाम फिगर्स को पुट करें और देखें कि आपका और हमारा रिजल्ट एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब है आप आईआरएस पे पोस्टिंग सही कर रहे हैं। अब देखें 14,10,000 टैक्सेबल इनकम थी, ये कहाँ से हमने ली? ये रही टैक्सेबल इनकम, और ये है एग्जाम्प्ट इनकम। तो हमने वेल्थ रिकन्सिलेशन के अंदर इनफ्लो में टैक्सेबल के अंदर 14,10,000 रुपये डाल दिए और एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर 90,000 रुपये डाल दिए, और एफटीआर की इनकम जो बैंक प्रॉफिट था उसको 50,000 रुपये डाल दिए। तो इन तीनों का टोटल किया तो 15,50,000 रुपये इनफ्लोज में आ जाएगा। और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस 12 लाख, ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था लमसम, क्योंकि हमें बाइफर्केशन नहीं दी हुई थी कि ग्रोसरी कितना है और यूटिलिटी कितना है, एजुकेशन कितना है, तो हमने सारा का सारा अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल दिया। और ये 38,834 रुपये ये कहाँ से आया? ये जो टैक्स आपकी पेमेंट हुई है ये वाली 38,834, ये जो आपने टैक्स अदा किया है, यानी ज़ाहिर है एम्प्लॉयर ने आपसे काट के जमा ही करवाया है, बैंक ने आपसे काट के जमा कराया, तो इसको हमने एक्सपेंस के तौर पे यहाँ क्लेम कर लिया। अच्छा, यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ पर 38,438 के बजाय आप यहाँ पर टैक्स यहाँ रिपोर्ट करें जो टैक्स चार्जेबल है, और बैलेंस जो है 4,388 रिफंड की एप्लीकेशन साथ ही डालें और उसको अपनी वेल्थ के अंदर इनकम टैक्स रिफंड रिसीवेबल टैक्स ईयर 2023 के नाम से एसेट्स में भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो भी विथहोल्डिंग टैक्स पे किया उसको एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट थी जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं थी, तो अब हम उसको उस थ्योरी को देख लेते हैं। क्लॉज नंबर 2 पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, द टैक्स पेबल बाय अ फुल टाइम रिसर्चर, ये अंडरलाइन कर लिया, और फुल टाइम टीचर और अ रिसर्चर। अगर एक फुल टाइम टीचर हो या रिसर्चर हो जिसकी जॉब कहाँ हो, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी, एक बात ये हो गई, या क्या हो, अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन और अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये जो ये वाली बात है, यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, तो आ खान यूनिवर्सिटी जो है एचईसी से रिकग्नाइज्ड है, इसलिए यहाँ के एम्प्लॉयज़ को 25% टैक्स रिडक्शन मिलती है जो उनका सैलरी पे टैक्स आता है, राइट। अच्छा, ये टैक्स जो रिडक्शन है ये सैलरी के ऊपर आने वाले टैक्स पर है, लेकिन अगर इनकी सैलरी इनकम भी होती और इनकम ऑफ प्रॉपर्टी भी होती तो टैक्स रिडक्शन सैलरी की टैक्सेबल इनकम के ऊपर वर्कआउट होता। सैलरी की टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स आता उसका 25% रिडक्शन मिलता। ये टोटल टैक्स का, यानी प्रॉपर्टी इनकम और सैलरी इनकम को हम मर्ज करते और जो टोटल टैक्स आता
तो उसका 25% रिडक्शन नहीं है, बल्कि सैलरी का आप टैक्स निकालें उसका 25% का रिडक्शन मिलता है आपको। अच्छा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शेल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ टैक्स पेबल ऑन हिज इनकम। तो गवर्नमेंट के भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं वो भी इसमें दाखिल हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू अ टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन who derive income from private medical practice or who derive share of consideration received from patient। ये हमने ऊपर इसीलिए सवाल में ये बात डाली थी कि डॉक्टर खान जो है कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि कोई डॉक्टर है और वो अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं रहते इस 25% शेयर के लिए। या अगर वो हॉस्पिटल में बैठते हैं और पेशेंट्स आते हैं और उनसे शेयर हॉस्पिटल से शेयर भी लेते हैं, शेयर ऑफ कंसिडरेशन के भाई 1000 रुपये एक पेशेंट का हॉस्पिटल ले रहा है तो जी मैं उसमें से 300 रुपये मेरा भी कट होगा, तो फिर भी ये रिडक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब हम देख लेते हैं जो टैक्स क्रेडिट है 61 डोनेशंस की पेमेंट पे ये क्या होता है, जिसका हमने 2 लाख रुपए के ऊपर वर्किंग की। अब हम सेक्शन नंबर 21 भी देख लेते हैं। अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड। एक पर्सन में इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी तीनों आ गए, वो यकीनन लाजमी तौर पे उसको वो इंटाइटल्ड है कि उसे टैक्स क्रेडिट मिले। किस चीज़ के लिए? जो अमाउंट उसने पे किया। पे आप कैसे करते हैं? आप ज़ाहिर है बैंक से चेक लिखते हैं या कैश अमाउंट आप पे कर देते हैं। और एनी प्रॉपर्टी गिवन बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर एज अ डोनेशन। अब प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है? आप इंडस हॉस्पिटल को कोई किट्स डोनेशन कर देते हैं, शौकत खानम को कोई आप ब्लॉक या सीमेंट या बजरी या कराची में तामीर हो रहा है तो आप यानी अदर देन कैश कोई चीज़ आप दे देते हैं तो वो यहाँ आ जाएगी। या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन दे देते हैं या कोई और कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये आदमी जो है टैक्स क्रेडिट वर्कआउट कर सकता है अपनी दी गई डोनेशन पे। लेकिन ये किनको दी जानी चाहिए डोनेशन? टू, मतलब ये 4 लोग बताए गए हैं, अगर ये डोनेशन इन चारों में से किसी को आप दे रहे हैं, चारों में से किसी को दे रहे हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नंबर 1 क्या है? एनी बॉडी, एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की बनाई गई यूनिवर्सिटीज हो गई इसमें, या एजुकेशनल इदारे हो गए, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गए। नंबर 2, ये भी सरकार ही का है, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के बनाए हुए इदारे, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स आ गए और रिलीफ फंड्स आ गए जो कि गवर्नमेंट्स ने स्टैब्लिश किए हों, इनको आप डोनेशन दे रहे हैं। नंबर तीन, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक ऐसा इदारा होता है, फॉर एग्जांपल एक इदारा है, हम 2-4 लोग मिलके कहते हैं हम एक इदारा बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी एक सूरत ये होती है कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 42 के तहत वो पहले वो कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने से पहले एसईसीपी से कहते हैं लाइसेंस लेते हैं, वो कहते हैं जी हम एक एनपीओ बनाना चाहते हैं, हम ये रफाई काम करेंगे और ये करेंगे। एसईसीपी उनको लाइसेंस दे देता है, फिर वो सेक्शन 42 में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एफबीआर के पास जाते हैं। रूल्स प्रोवाइडेड है, इनकम टैक्स रूल्स, कुछ रूल्स हैं 211, 12, 13, इसी तरह के रूल्स आप रेफर कर लीजिएगा। आई थिंक 211, 12 से लेकर 15 तक प्रोसीजर है। उन रूल्स के तहत अप्लाई करते हैं एफबीआर को कि जी हम एक रफाई काम करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, एजुकेशन के में मैदान में, हेल्थ के मैदान में हमने एक इदारा बनाया, बराए मेहरबानी एफबीआर आप भी इस इदारे को एनपीओ मान लें। तो एफबीआर क्या करता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 36 के तहत उनको एक उनकी एप्लीकेशन जो रूल्स के मुताबिक आती है, एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि ठीक है हमने आपको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया। और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनको 100C एक सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है इनकी जितनी भी इनकम होगी इस पे आप टैक्स वर्कआउट करेंगे, और मसलन 100 रुपये उनका टैक्स आया, लेकिन आप 100 रुपये ही टैक्स माइनस कर देंगे, पूरा 100% टैक्स क्रेडिट दे देंगे आप। 100C एक सेक्शन है उसके तहत। तो यहाँ पर ये सारी स्टोरी बताई गई है कि ऐसा एनपीओ, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको 100C के अंदर 100% टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है, तो अगर आपने किसी ऐसे इदारे को दे दिया है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, हुनर फाउंडेशन है, हेल्थ फाउंडेशन है, कार्डियोवैस्कुलर है, बहुत सारे, टीसीएफ है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। अच्छा, उसके बाद डी, एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड्स मेंशन इन 13 शेड्यूल। अच्छा कुछ इदारे तो यहाँ आ गए जिन्होंने खुद गए और अपनी जो है ना वो ले ली,
अप्रूवल ले ली एफबीआर से और डोनर को कहा देखें जी हम एफबीआर से अप्रूव्ड हैं, आप हमें पैसे दें, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। डी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 13 नंबर शेड्यूल में नाम दर्ज है, अगर आप उनको भी डोनेशन देते हैं तो भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसके अंदर बहुत सारे नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही मशहूर नाम उसके अंदर द इंडस हॉस्पिटल भी है। तो द इंडस हॉस्पिटल को भी अगर आप ज़कात देते हैं तो वो भी एलिजिबल फॉर डोनेशन है। क्यों? क्योंकि उसका नाम इस शेड्यूल के अंदर लिखा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे बहुत ही मारूफ नाम उसके अंदर सारे मौजूद हैं। तो अगर इन 4 लोगों में से किसी को भी आप डोनेशन देंगे तो आप टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं। एक बात तो सबसेक्शन 1 में ये खत्म हो गई। अच्छा, अब नंबर 2 में बात ये हो रही है कि आप जब टैक्स डोनेशन दे देंगे तो टैक्स क्रेडिट निकालेंगे कैसे? उसका फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई सी। अच्छा, ये क्या है? ए जो है, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा अपने क्वेश्चन में एक्सरसाइज के अंदर, ए जो है हमारा टैक्स है बिफोर ऑल टैक्स क्रेडिट्स, और बी हमारी टैक्सेबल इनकम है। हमने एवरेज रेट निकाला था। हमारे सवाल के अंदर ये क्या वर्कआउट हुआ था देख लेते हैं। हमारे सवाल के अंदर ये वर्कआउट हुआ था, देखें यहाँ पे 2.1942। तो ये ए डिवाइड बाई बी क्या है? बेसिकली एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला है। और सी क्या है? जो आपने डोनेशन अदा की है। तो जब आप एवरेज रेट को, हमारे केस में जो भी रेट आया था उसको हमने 2 लाख से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा टैक्स क्रेडिट निकल आया था। अब इसमें मजीद कुछ तफसील है, अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा, ए क्या है? अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट। यानी टैक्स क्रेडिट्स आपने क्या किया? सबसे पहले जो भी टैक्सेबल इनकम थी उसके ऊपर आपने नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक निकाला। फिर आपने जो भी रिडक्शन आपको उस टैक्स में थी वो आपने माइनस कर दी। अब आपके पास एक फाइनल नॉर्मल इनकम टैक्स आ गया। ये आपका टैक्स असेस्ड है, ये हो गया ए। अच्छा, इसमें से अभी आपने कोई भी टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं करना है, क्योंकि और भी टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, तो टैक्स क्रेडिट आपने कोई भी माइनस नहीं करना है। टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जो आपकी टैक्स को कम करता है। तो हमने तमाम टैक्स क्रेडिट में से किसी को भी माइनस नहीं करना, और हमने अपनी जो टैक्स असेस्ड की फिगर है, जैसे अभी हमने ऊपर देख भी लिया, वहीं तक रहना है, और उसको डिवाइड कर देना है बी टैक्सेबल इनकम से। तो ये हमारा एवरेज रेट आ जाएगा। अब सी क्या है? सी डोनेशन की अमाउंट है। अच्छा, डोनेशन की अमाउंट के अंदर बहुत आसान सी बात है। अब डोनेशन आप दो तरह की देंगे, या आप कैश दे रहे होंगे तो वो तो आपको पता है, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, या आप क्या करें, कोई प्रॉपर्टी दे रहे होंगे। अब प्रॉपर्टी में ये हो सकता है आप इम्पोर्टेड आइटम दे रहे हो, खुद चीज बना कर दे रहे हो, या आप कोई पुरानी गाड़ी दे दें, कोई नई गाड़ी दे दें। तो उसकी 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 वैल्यू कैसे वर्कआउट करेंगे आप? तो उसकी वैल्यू वर्कआउट करने के लिए रूल नंबर 28 और 28 के अंदर तरीकाकार बताया गया है कि अगर आप इम्पोर्टेड, लेट से आप इंडस को कोई इम्पोर्टेड किट्स दे रहे हैं, इम्पोर्टेड मशीनरी दे रहे हैं, तो आप क्या वैल्यू लें। अगर आप खुद से कुछ किट्स या मशीनरी मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं तो आप क्या लेंगे। अगर आपने किसी को गाड़ी हदिया कर दी तो क्या लेंगे, कुर्सी हदिया कर दी तो क्या देंगे। तो इसका तरीकाकार 228 के अंदर लिखा है, हम उसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। बहरहाल सी क्या चीज़ है? सी डोनेशन का अमाउंट है। अच्छा, डोनेशन का अमाउंट आपको लेना कैसे है? सी के अंदर दो वैल्यूज को आपने कंसीडर करना है। एक लेना है एक्चुअल अमाउंट जो आपने पे किया है, द टोटल अमाउंट ऑफ पर्सन डोनेशन, जो आपने एक्चुअल अमाउंट पे किया है वो लेना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसको कंपेयर करना है। हमने अपने क्वेश्चन में कंपेयर नहीं किया, उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं क्यों नहीं किया। अगर इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आप मैक्सिमम डोनेशन दे सकते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। भाई डोनेशन तो आप जितनी मर्जी दें, आप भले जितना पैसा कमाया सारा डोनेट कर दें, लेकिन आपको जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा सिर्फ उस अमाउंट का मिलेगा जो कि 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम होगा। तो अब अगर हम अपने केस में देख लें तो हम ये डॉक्टर खान कितनी डोनेशन दे सकते थे मैक्सिमम? 14,10,000 रुपए का 30%, जो कि 4 लाख समथिंग बनता है। तो हमने तो दी 2 लाख थी, तो हमारा तो जो एक्चुअल डोनेशन थी वो लोअर थी, तो हमने उसी के ऊपर वर्किंग कर ली। अदरवाइज ये अपन कुछ टैक्स प्लानिंग के लिए, और अगर ये ज्यादा डोनेशन देते हैं तो ये 4 लाख समथिंग तक, यानी 14,30,000 रुपए का 30% तक डोनेशन दे सकते थे। तो एक बात तो ये हो गई। पहले हमने बात कर ली कि भाई किन 4 इदारों को पैसे देंगे तो हमें डोनेशन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फिर हमने बात कर ली टैक्स क्रेडिट वर्कआउट कैसे होगा, एवरेज रेट को मल्टीप्लाई करते हैं डोनेशन की रकम से।
फिर हमने बात कर ली कि डोनेशन की रकम क्या होगी, जो पैसे आपने एक्चुअल में दिए हैं या जो चीज़ें आपने दिए हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो आपने रूल 28 में निकाली है आप वो ले लीजिए और उसको कंपेयर कर लीजिए। अगर इंडिविजुअल और एओपी है तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, और कंपनी है तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। विच एवर इज लोअर के कॉन्सेप्ट से आप क्या करेंगे, सी के कंपोनेंट को लेकर अपनी डोनेशन निकाल देंगे। एक बात तो ये हो गई, चूंकि लेसर का कॉन्सेप्ट है, ये लिखा हुआ है लेसर का कॉन्सेप्ट, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप आप जिस इदारे को पैसे दे रहे हैं डोनेशन के, वो आपके एसोसिएट हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर ने एक लिमिटेड कंपनी बनाई है जो कि सेक्शन 42 की कंपनी है और वो खैराती एक्टिविटीज, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज करती हैं। तो आपकी अब सारी कंपनी जो उसको डोनेशन देंगी वो तो एसोसिएट हो गई। तो इस केस के अंदर आपको लिमिट कर दिया, अगर आप एसोसिएट को डोनेशन देते हैं तो अब क्या होगा, एक्चुअल डोनेशन और इंडिविजुअल और एसोसिएशन के केस में 15% ऑफ टैक्सेबल तक फिगर लेंगे आप। लेट्स से आपने, आपकी 100 रुपए टैक्सेबल इनकम है, तो आप अगर एसोसिएटेड कंपनी को दे रहे हैं तो 15 रुपए तक आप दे सकते हैं, आप अगर इंडिविजुअल या एओपी हैं। और अगर आप कंपनी है तो सिर्फ 10 रुपए तक दे सकते हैं। और एक्चुअल को और इस फिगर को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर आप एवरेज रेट लगाकर टैक्स क्रेडिट वर्कआउट करेंगे, जैसे हमने अपने क्वेश्चन में किया। हमें तो कंपैरिजन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कंपैरिजन करने की, ना हमारा एसोसिएट था, और 30% तक हम दे सकते थे, वो तो 4 लाख समथिंग बन जाता है। आप 14,10,000 को मल्टीप्लाई करें 30% से, ये हमारी बात यहाँ मुकम्मल हो गई। अच्छा, एक चीज और, क्लॉज 3 पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में एक ये प्रोविजन दिया गया है कि जो 30% वाला फॉर्मूला है ना, 30% और 15%, अगर आप आगा खान हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज को डोनेशन देते हैं तो फिर आप जितनी मर्जी डोनेशन दें आपको उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसमें फिर ये आपको ये फार्मूला कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम वर्सेज एक्चुअल, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम कंपनी के केस में वर्सेज एक्चुअल। तो अगर आप इस इदारे को पैसे दे रहे हैं तो आपको कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी एक्चुअल डोनेशन देंगे आप उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं एवरेज रेट के ऊपर। तो एक बात तो ये हो गई। ओके। अच्छा, बस एक लास्ट इसमें आखिरी बात खास ये है कि ये जो आप डोनेशन दे रहे हैं ना, वो क्रॉस चेक से होनी चाहिए, ड्रॉन ऑन अ बैंक। अगर आपने कैश से डोनेशन दे दी है तो फिर जाहिर है आपको टैक्स क्रेडिट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। तो डोनेशन जो भी आप देंगे वो क्रॉस बैंकिंग चैनल से देंगे, यानी क्रॉस चेक लिख कर आप दें। आप क्रॉस चेक लिखें इंडस हॉस्पिटल के नाम और इंडस हॉस्पिटल आपको रसीद दे दे, दैट्स इट। ये टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का सही तरीका है। आप कैश से नहीं देंगे, अगर आप कैश से देंगे तो क्या होगा, आपका ये टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये एक बात इसके अंदर बहुत अहम थी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। जो अहम अहम बातें थी हमने सारी इसके अंदर डोनेशन के एस्पेक्ट से हमने डिस्कस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह।